अभी हम लोग के धान में खास करके देखें तो एक बीमारी आता है, शीत ब्लाइट भी बहुत ज़्यादा धान में प्रभावित करता है, जो कि पत्ती पर देखते हैं कि सफ़ेद-सफ़ेद 2-3 रंग के साँप के केंचुल के समान उस पे अलग-अलग कलर आने लगता है। तो थोड़ा उसके प्रबंधन के और ये इस रोग के कारक के बारे में थोड़ा-सा आप बता दीजिए हमारे किसान भाइयों को। किसान भाइयों, मैं आपसे चर्चा करूंगा शीट ब्लाइट के बारे में। और शीट ब्लाइट मुख्य रूप से एक फंगस के द्वारा होती है, जो राइजोक्टोनिया सोल्डी नामक एक फंगस है, जिनके द्वारा यह बीमारी सामान्य तौर पे होती है। और एक फंगस का प्रमुख लक्षण यह है कि इनका जो नेचर होता है वह मिट्टी जनित है। बीमारी 3 तरह की होती है, एक मिट्टी जनित होती है, एक वायु जनित होती है और एक आपको शीट जनित होती है। तो जो मिट्टी जनित बीमारी है, इनका लक्षण ये होता है कि इनके जो पैथोजन के कारक हैं वो मिट्टी में छिपे रहते हैं, या पौधों के अवशेष, जिसको हम प्लांट डिबरी बोलते हैं या पौधों का अवशेष बोलते हैं, उनमें फंगस रहते हैं। और जब सर्वाइवल का मौका मिलता है, मौसम उनके अनुकूल होता है, तो वो अपने माइसीलियम को और हाइफी को डेवलप कर करके विकसित कर करके पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो शीट ब्लाइट मुख्य रूप से उन फसलों में ज़्यादा आती हैं जिनमें नंबर ऑफ टिलर ज़्यादा होता है। नंबर ऑफ टिलर का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे नंबर ऑफ टिलर जिस भी पौधा में ज़्यादा होता है, उसका मतलब हुआ कि उसकी हाई यील्डिंग वैरायटी। तो हाई यील्डिंग वैरायटी यानी जब पौधों में हाई यील्डिंग तभी होगा जब नंबर ऑफ टिलर होगा, नंबर ऑफ पेनिकल ज़्यादा होगा। तो उस रूप से वहाँ पर बीमारी की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि शीट ब्लाइट उन खेतों में या उन किसानों के खेतों में ज़्यादा आता है जहाँ पे पौधा से पौधा की दूरी कम होती है। पौधा से पौधा की दूरी से सामान्य तौर पे क्या है कि धान में 10 से 15 सेंटीमीटर का स्पेस होता है पौधा से पौधा। अगर हम बहुत ज़्यादा घना बोधे रोप देते हैं तो यह बीमारी की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरा एक और कारण होता है कि जिस खेत में यूरिया हम ज़्यादा डालते हैं उसमें बढ़वार ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ टीलर ज़्यादा होते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होती है, वहाँ पर भी बीमारी की संभावनाएँ ज़्यादा होती हैं। और नेक्स्ट एक और कारण होता है कि जिस खेत में पानी का जमाव लंबे समय तक होता है, जलकाव जिसको हम बोलते हैं, जल भराव होता है, पानी का निकासी प्रॉपरली नहीं होता है, सूर्य का प्रकाश प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता है, वहाँ पर भी यह बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं लक्षण का। इसके लक्षण क्या होता है? इसके प्रारंभिक लक्षण पौधों के जो टिलर हैं, निचला हिस्सा है, उनमें आपको जैसे लगेगा कि आग लगा हुआ, फफूला जैसे पड़ता है किसी चीज़ पे, उस तरह से लाल रंग का पूरा फफूला चारों तरफ से पड़ेगा किनारे किनारे, और बीच में सफ़ेद हिस्सा होगा। और वो जिग जैग से लगेगा कोई कोई कीड़ा है या कोई केचुआ या कोई अर्थवर्म या उस तरह का पूरा रहेगा। बीच का हिस्सा सफ़ेद रहेगा, किनारे किनारे का हिस्सा लाल रहेगा, और ऐसे लगेगा कि जैसे आग लगा हुआ, जला हुआ है। और ये लक्षण आपको उसके टिलर पर दिखाई देता है, निचले तना हुआ हिस्सा पर दिखाई देता है। उसके बाद यह पत्तियों पर भी उसके लक्षण दिखाई देते हैं। परिणाम ये निकलता है कि जिस खेत में इनकी बीमारी आ जाती है शीट ब्लाइट, वहाँ पे पौधों का विकास पूर्ण रूप से नहीं होता, क्योंकि टिलर ही प्रभावित हो जाते हैं, जिसके चलते प्रॉपरली रूप से उनको भोजन नहीं मिलता है। तो पौधे धीरे धीरे सूखने लगते हैं, पत्तियों का भी विकास पूर्ण रूप से नहीं होता है, उनका पत्तियों का रंग भी परिवर्तन होने लगता है। साथ ही जो दाने बनते हैं उसमें पेनिकल में वो जो बनते हैं, वो भी उनकी साइज़ छोटी हो जाती है और उनका विकास पूरा नहीं होता है। दाने में भी जो पूरा चावल बनना चाहिए वो नहीं बनता है। तो यह सामान्य तौर पर बीमारी उन खेतों में आती है। और साथ ही साथ इनका लक्षण जो है वो किसी भी अवस्था में, ऐसा नहीं कि अभी इनिशियल स्टेज में है तो बाद में नहीं आ सकता है, अभी नहीं है तो बाद में नहीं सकता है। यह टिलरिंग स्टेज में हो या प्लेनिकल स्टेज में हो या फ्लॉरिंग, या किसी भी अवस्था में सामान्य तौर पर यह धान की फसल में यह बीमारी आ जाती है। अब हम बात करते हैं इसके प्रबंधन के बारे में। प्रबंधन में मुख्य रूप से हमें सबसे पहले प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए कि पौधा से पौधा की उचित दूरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा डेंस रहेगा, ज़्यादा घना अगर हम रोपाई किए होंगे तो बीमारी की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो प्रॉपर स्पेस हमको मेंटेन करना होगा। दूसरी चीज़ें में है कि वहाँ पे जिस खेत में यह बीमारी एक बार आ चुकी है उस खेत में हमें धान न लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हमारे पास यदि ऑप्शन नहीं है कि हमारे पास खेत का वही है तो हमको लगाना चाहिए, उसके लिए हमें मई जून के महीने में गहरी कम से कम 30 सेंटीमीटर डीप समर प्लॉइंग करना चाहिए। इसके चलते इसकी, क्योंकि मिट्टी में इसके जो रोग कारक है राइजोक्टोनिया, वो मिट्टी में छिपा होता है, तो मिट्टी से या प्लांट डिबरी से पूरा डिस्ट्रॉय हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसको हटा देना चाहिए। तीसरा चीज़ें क्या है कि जो हम रोपाई करते हैं तो रोपाई करते समय भी हमें ये सावधानी रखना चाहिए कि हम रोपाई कर रहे हैं तो उसमें किस तरह का खाद डाल रहे हैं। खाद में अगर हम
इसमें सल्फ़र का प्रयोग करते हैं, जिंक का प्रयोग करते हैं, तो उससे बीमारी की संभावनाएं कम हो जाती हैं और चांसेस कम होता है आने का। उसके बाद हमें इन बात का ध्यान देना चाहिए कि जो हम पौधा रोपाई करने जा रहे हैं, जो बिचड़ा हमारा है, वो रोग ग्रसित नहीं होना चाहिए। कभी कभी नर्सरी में भी सीड ब्लाइट के लक्षण आ जाते हैं, तो ऐसे अगर संक्रमित बिचड़े को हम रोपाई करेंगे तो हमारे खेत में रोपाई करने के बाद वहाँ पर भी बीमारी के लक्षण ज़्यादा दिखाई देंगे और वहाँ पर नुकसान हमारा ज़्यादा होगा। तो संक्रमित बिचड़ा से भी हमको बचना चाहिए। और साथ में साथ जब हमको यह बीमारी का लक्षण दिखाई दे दे तो हमें फोलियर स्प्रे करना चाहिए। फोलियर स्प्रे करने के लिए 2-3 फंजीसाइड मैं बताऊंगा जो कि काफ़ी कारगर है। जैसे अगर हम शीत ब्लाइट के नियंत्रण की बात करें तो उसमें थायोफिनेट मिथाइल काफ़ी अच्छा फफूंदनाशी माना जाता है, जिसका हम स्प्रे कर सकते हैं 10 दिन या 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार। अगर ज़्यादा सीवियर है तो 3 बार, अगर इनिशियल स्टेज में है तो 2 बार भी काफ़ी लाभकारी होगा। उसके अलावा ब्लेडामाइसिन फफूंदनाशी का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए 2 ml का घोल बना करके पर लीटर घोल बना करके इसका हम उसको छिड़काव करते हैं तो उसका काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री और हमको किसान भाई को रिजल्ट मिलेगा, जिसके चलते इस बीमारी को नियंत्रण कर सकते हैं और उसका बचाव कर सकते हैं। उसके अलावा मेटालैक्सिल और हेक्सागोनाजोल फफूंदनाशी है, इसको भी हम स्प्रे करते हैं अगर 10 दिन 15 दिन के अंतराल पे, तो ये भी काफ़ी कारगर माना जाता है।